स्टूडेंट्स इस लेसन में हम जो है काउंटेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। काउंटेबिलिटी को पढ़ने से पहले हम एक थ्योरम पढ़ेंगे। पहले हमने जो समरस समुच्चय और विभ्रत समुच्चय के बारे में पढ़ा था, उनके बीच में एक रिलेशन वाली थ्योरम है। मतलब किसी भी सेट के बारे में हम कैसे डिसाइड करें कि वो विभ्रत है या समृत है, इसके बारे में बहुत अच्छी थ्योरम है और ये यूनिवर्सिटी में आई हुई है एक दो बार। क्या है, आर का कोई उपसमुच्चय एस विवर्त है यदि और केवल यदि इसका पूरक समुच्चय समृत है। अब देखो, कोई भी अगर समुच्चय आपका विवर्त है तो उसका जो पूरक होगा वो आपका समृत होगा, और अगर पूरक विवर्त है तो आपका सेट जो है वो समृत होगा। इसको हम दोनों तरफ से प्रूव करें, दोनों मतलब ही। तो पहले हम मान लेते हैं कि एस एक विवर्त समुच्चय है, एस आपका एक ओपन सेट है। अब देखो, ओपन सेट है तो इसका जो पूरक होगा, ये हमने पूरक चिन्ह लगा के ऐसे ऐसा लिखा है, इसका पूरा समुच्चय तथा माना एक्स पूरक एस का जो है सीमा बिंदु है। इस एस का जो पूरक है इसका सीमा बिंदु है एक्स। अब तो सीमा बिंदु है, और साथ ही हम ये मान लेते हैं कि अगर ऐसा संभव है एक्स मतलब पूरक एस का एलिमेंट नहीं है। अब देखो, पूरक एस का यदि एलिमेंट नहीं है एक्स, तो फिर किसका एलिमेंट होगा? ये एक्स होगा एस का। यानी पूरक एस का एलिमेंट नहीं है तो वो किसका है? एस का है। परंतु ऐसा आपका कैसा है? ओपन सेट है, विवृत है। तो विवृत होने के कारण हमारे पास एक ऐसा एप्सिलॉन सामीप्य यानी प्रतिवेश होगा कि x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन ये पूरा जो है सबसेट होगा S का, मतलब पूरी तरह अंतर्विष्ट होगा S में। इसका क्या मतलब हुआ? x का एक हमारे पास ऐसा एप्सिलॉन सामीप्य है ये, जिसमें पूरक S का कोई बिंदु विद्यमान नहीं है। क्यों विद्यमान नहीं है? कि ये तो पूरा का पूरा S का है, ये पूरा S में अंतर्विष्ट है, तो इसके सारे बिंदु जो है वो S में जाएंगे। और S और पूरक S बिल्कुल डिसजॉइंट होते हैं, उनमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं होता। तो अगर x की इस एप्सिलॉन प्रतिवेश में S के सारे एलिमेंट हैं और S, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पूरक S का कोई बिंदु विद्यमान नहीं होगा। तो ये बात क्या शो कर रही है कि x का हमारे पास एक ऐसा प्रतिवेश आ गया जिसमें पूरक S का कोई बिंदु ही नहीं है। तो जो है x आपका क्या हो गया? इसका मतलब ये पूरक S का सीमा बिंदु ही नहीं है। अब ये तो विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है? क्योंकि हम तो ये मान के चले हैं कि ये x जो है वो पूरक S का सीमा बिंदु है। तो ये हमारी पूर्व मान्यता का विरोधाभास है। अतः जो क्यों है विरोधाभास आया ये कि x को हमने पूरक S का अवयव नहीं माना, तो इसलिए x जो पूरक S का एलिमेंट होगा। और इससे ये हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा फलतः कि आप पूरक S जो समरस समुच्चय है। कारण कि आपने x को सीमा बिंदु लेके चले और x को आपने पूरक S में मतलब सिद्ध कर दिया कि वो पूरक S में है। इसका मतलब ये हुआ आपका कि पूरक S जो है वो आपका समरस समुच्चय है। विलोम तो हम ये मान लेते हैं इसके विलोम में कि जो आपका पूरक S है वो समृत है, वो क्लोज सेट है। तो हम तथा x जो है वो हम S में लेके चलते हैं। अब देखो, आपने पूरक S को समृत माना है और हम x जो है S में लेके चलते हैं, तब आपका x जो है किस में नहीं होगा? पूरक S में नहीं होगा। तो x आपका S में है तो x आपका पूरक S में नहीं हो सकता। कारण क्या है कि आपके x और पूरक S जो बिल्कुल डिसजॉइंट है, असंयुक्त है। तो अब देखो, अगर आपका x S में है और x मतलब पूरक S में नहीं है, तब क्या होगा? अब सिंस आपका S क्या है? समृत है, ये पूरक S समृत है, तो x इसका सीमा बिंदु नहीं है। x किसका? पूरक S का सीमा बिंदु नहीं है। कारण क्या है कि आपके जो पूरक S है वो समृत है, तो अगर x उसमें बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब उसका सीमा बिंदु भी नहीं होगा। क्यों? सीमा बिंदु सारे कहाँ है उसके? सभी सीमा बिंदु उसके पूरक S के उसी में है। अतः x का कम से कम एक ऐसा एप्सिलॉन सामीप्य विद्यमान होगा जिसमें जो आपका पूरक S है उसका कोई बिंदु नहीं होगा। कारण क्या है कि आपका x जो है वो सीमा बिंदु नहीं है, तो फिर इस पूरक S का कोई बिंदु उसमें नहीं होगा x के अलावा, और x आपका वो है भी नहीं उसमें। x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन जो आपका प्रतिवेश है, जो
पूरी तरह से एस में है, कारण इसमें एक भी बिंदु पूरक एस का नहीं है। तो अगर पूरक एस का एक भी बिंदु नहीं है तो इसका मतलब ये जो प्रतिवेश है ये पूरी तरह से एस में कंटेंट है, यानी एस में अंतर्वेष्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक्स बिंदु का एक ऐसा प्रतिवेश विद्यमान है जो पूरी तरह से एस में कंटेंट है, अंतर्विष्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो आंतरिक बिंदु है, यानी इसका मतलब ये होगा एक्स, आप कोई बिंदु लेके चले एस का, वो उसका आंतरिक बिंदु है। आंतरिक बिंदु होने का मतलब ये हुआ कि आपका एस जो है वो ओपन सेट है, विवृत है। समुच्चयों की गणनीयता, समुच्चयों की गणनीयता। अब देखो गणनीयता क्या है, परमित और अपरमित समुच्चय में किसे कहते हैं? देखो रिक्त समुच्चय तथा समुच्चय ये, रिक्त समुच्चय कोई है तो वो परमित है, और एक समुच्चय ये हमारे पास 1 से लेके n तक के अवयव कहाँ से, नेचुरल नंबर में से। अगर इस सेट के साथ कोई एक की संगतता रखता है कोई समुच्चय, तो वो आपके प्रमुख समुच्चय कहलाएंगे। परमित समुच्चय होंगे वो या तो रिक्त हो, या फिर एक से लेके n तक की संख्याओं से, एक से लेके n तक की संख्याओं के सेट के साथ एक की संगतता रखने वाले समुच्चय परम समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, अन्यथा वो कैसे कहलाएंगे, अपरमित कहलाएंगे। अतुल्य समुच्चय क्या होगा, दो समुच्चय ए और बी तुल्य कहलाते हैं यदि इनके मध्य एक की संगतता है, यानी वन वन करेस्पॉन्डेंस है। एक हमारा ऐसा फंक्शन ज्ञात कर सकते हैं जो कि आपका वन वन है और ऑन टू है, मतलब एक की और आठ चालक है। गणनीय समुच्चय किसे कहेंगे हम, काउंटेबल सेट। देखो वह समुच्चय गणनीय कहलाता है जो n या इसकी किसी उप समुच्चय के साथ एक की संगतता रखता है। देखो अगर कोई सेट है आपका, या तो वो n के साथ एक ही संगतता रखता है, या फिर n के किसी सबसेट के साथ एक ही संगतता रखता है। n के सबसेट के साथ एक ही संगतता का मतलब ये हुआ कि सेट जो परमित है, और तो परमित जो सेट है उसके साथ एक ही संगतता रख सकता है, तो कोई परमित सेट है वो गणनीय कहलाता है इस आधार पर। ठीक है ना, और कोई अपरिमित है तो वो फिर आपके एन के पूरे जो एन आपका सेट है उसके साथ एक ही संगतता होनी चाहिए। अगर कोई समुच्चय गणनीय नहीं है तो वो अगणनीय समुच्चय कहलाता है। हमारे पास एक इसकी गणनीयता के बारे में एक हमारे पास प्रमेय है जो आपकी 2017 में आई हुई है। ये अक्सर आया करती है ये प्रमेय। एक गणनीय समुच्चय का प्रत्येक उप समुच्चय गणनीय होता है। अगर आपका समुच्चय जो है गणनीय है तो उसका प्रत्येक उप समुच्चय जो है आपका गणनीय होगा। इसको हम प्रूव करते हैं। देखो माना ए हमारे गणनीय समुच्चय है, तब हम ए को, ए या तो परमित होगा या अपरमित होगा। देखो कोई भी सेट अगर गणनीय है तो वो परमित हो सकता है, अपरमित हो सकता है। कैसे, अगर वो n के किसी सबसेट एक से लेकर n तक की संख्याओं का के साथ एक की संगतता रखता है तो वो परमित है, नहीं तो वो कैसा है, अपरमित है। कैसा होगा वो, अपरमित। तो अगर n के साथ एक की संगतता रखता है तो हम देखो केस फर्स्ट लेके चलते हैं जब a परमित है। अगर a परमित है तो उसका प्रत्येक उप समुच्चय भी परमित होगा, और परमित समुच्चय जो है आपका कैसा होता है, गणनीय होता है। अगर a परमित है तो उसका प्रत्येक उप समुच्चय कैसा होगा, परमित होगा, अतः वो गणनीय होगा। दूसरा केस जब ए अपरमित है, ए तो अपरमित है लेकिन इस स्थिति में ये भी हो सकता है, पहले इस स्थिति में भी बी के बारे में क्या हो सकता है कि बी रिक्त भी हो सकता है, ठीक है, और बी परमित भी हो सकता है। लेकिन हम पहले ए को क्या करते हैं, ए को हम अनुक्रम के रूप में लिख लेते हैं। हालांकि ए एन तक खत्म नहीं हुआ, यहाँ आगे भी डॉट डॉट आएंगे यहाँ, क्योंकि ये आपका अपरमित है तो यहाँ आप लिख लेंगे एस से आगे आगे डॉट डॉट। मतलब ऐसे हमने इसको अनुक्रम के रूप में जमा लिया, क्योंकि कोई भी अगर सेट भले आप अपरमित है, वो यदि आप कैसा है, काउंटेबल है, तो उसे अनुक्रम के रूप में ले सकते हैं। ठीक है ना, क्यों कि अनुक्रम किसका, अनुक्रम जो है आपका वो क्या है, अनुक्रम में ऐसे पद होते हैं जो नेचुरल नंबर के आधार पर काउंट किए गए हैं, तो इसलिए वो नेचुरल नंबर से एक एक वर्णन करस्पॉन्डेंस रखता है। इसलिए अनुक्रम के रूप में रखने पर आप उसे ऐसे सेट को जिसको अनुक्रम के रूप में रखा जा सकता है वो आपका काउंटेबल होता है। ए अगर काउंटेबल है तो उसे हम ऐसे अनुक्रम के रूप में लिख सकते हैं। अब माना बी हम एक सबसेट लेते हैं ए का, तो बी या तो रिक्त हो सकता है या परमित हो सकता है। अगर बी परमित हुआ या रिक्त हुआ तो प्रमेय मतलब स्वतः सिद्ध हो गई फिर तो। लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि बी रिक्त नहीं है और बी अपरमित है, तब बी का प्रथम अवयव जो है, अब देखो बी में अवयव कहां से आ रहे हैं, ए से आ रहे हैं, और ए में कैसे अवयव है, अनुक्रम के अवयव है। तो अब ए का कोई ना कोई अवयव जैसे ए एन टाइप का होगा उसमें से उसे हमने लिया जो बी में पहला अवयव है, ठीक है ना।
तो उसे हम देंगे an1। अब इसके बाद जो है an1 के बाद b में कोई दूसरा अवयव होगा, उसे हम an2 कह देते हैं, जो an1 के बाद होगा। इसी प्रकार b के अवयवों को अनुक्रम के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार आपका बी जो है ऐसे होगा, ठीक है ना। कारण, अब बी के अवयव कहां से आए? बी के अवयव जो है ए से आए, और ए में अवयव आपने अनुक्रम के रूप में जमाए हैं, तो बी के अवयवों को भी आप ऐसे जमा सकते हैं, an1 an2 an3। अब जो कैसा है, एक अनुक्रम है। अनुक्रम जो होगा वो आपका गणनीय होगा। तो अगर किसी सेट को हमने अनुक्रम के रूप में लिख दिया तो वो आपका क्या हो गया, गणनीय हो गया। तो बी को आपने जो एक उपसमुच्चय है उसे हर स्थिति में आपने काउंटेबल सिद्ध कर दिया। इसका मतलब प्रमेय सिद्ध हुई। प्रमेय का स्टेटमेंट जो था कि कोई भी जो उपसमुच्चय है, जो समुच्चय गणनीय है, उसका प्रत्येक उपसमुच्चय गणनीय होता है, ठीक है। इसके बाद हम एक और थ्योरम पढ़ेंगे, वो आगे के लेसन में पढ़ेंगे।